डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और ये जो हमारा वीडियो है वो रिवीजन पर्पस से बनाया गया है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस राइट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी, एंड सेकेंड कॉलम में लिया हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो टोटल नंबर में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ना उसमें यह देखा जाता है कि किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज यहाँ पर अगर वन मॉलिक्यूल का ही ओनली कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी ये। अगर टू मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। जैसे थ्री मॉलिक्यूल्स का अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस टाइप से यहाँ पर ऑर्डर डिसाइड होता है। इसमें ये जरूरी नहीं है सपोज यहाँ पर अगर टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे बट इसमें से कंसंट्रेशन केवल वन का ही चेंज हुआ तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन। जबकि मॉलिक्यूलरिटी अगर पूछे तो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी टू, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तो यहाँ पर टू हो जाएगी। बट कंसंट्रेशन ओनली वन का चेंज हुआ ना, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओनली वन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी मॉलिक्यूलरिटी को आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू बता सकते हैं। मतलब थ्योरी में आप देख सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। यानी कि एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही हम बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन में कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। जो मॉलिक्यूलरिटी है ना ये हमेशा एक होल नंबर रहती है ना, 1 2 3 4 इस टाइप से एक कंप्लीट नंबर होता है। कभी भी पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में यहाँ पर वैल्यू नहीं होती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल होती है। फोर्थ पॉइंट में कहा है, इट्स वैल्यू इज़ नेवर जीरो। यानी कि जो मॉलिक्यूलरिटी है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हमें जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें जो भी रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो टिंडल इफेक्ट है ना इसके बारे में सबसे पहले एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे टिंडल। क्या नाम था इनका, जे टिंडल नाम था, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। कब बताया था, तो 1869 में बताया था। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक इस टाइप से ग्लास के बीकर के अंदर इन्होंने कोलाइड सॉल्यूशन लिया और इस कोलाइड सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर इन्होंने माइक्रोस्कोप रखा ऊपर के साइड, है ना, और फिर यहाँ से आँख की हेल्प से यानी कि आई की हेल्प से यहाँ से देखते हैं वो, और इस साइड से यहाँ से टॉर्च की हेल्प से लाइट पास करवाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो वो क्या देखते हैं माइक्रोस्कोप में ऊपर से कि यहाँ पर जो कोलाइड सॉल्यूशन का ये पाथ है ना ये पाथ इन्हें विजिबल दिखाई देता है, यानी कि चमकीला दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसमें कोलाइड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना इनके ऊपर जब लाइट टकराती है
तो ये पार्टिकल्स जो रहते हैं वो लाइट को स्केटर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये लाइट को स्केटर कर देते हैं, यानी कि चारों ओर फैला देते हैं। और इस कारण से ये जो कोलाइड पार्टिकल है वो हमें चमकते हुए यानी कि शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। हमारे घर में भी ये इफेक्ट दिखाई देता है। कहीं पर अगर घर में पूरा अंधेरा है दिन के टाइम और सीलिंग से अगर थोड़ी सी लाइट आ रही है तो वहाँ पर हमें डस्ट के पार्टिकल्स इधर उधर मूवमेंट करते हुए और शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो शाइनिंग हो रही है वो किसके कारण है? कि पार्टिकल्स के ऊपर लाइट टकरा रही है और स्कैटर हो रही है, यानी फैल रही है। तो इसी को कहा है उन्होंने टिंडल इफेक्ट। तो ऐसा कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। जबकि अगर हम रियल सॉल्यूशन ले लें, कैसा सॉल्यूशन? रियल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन ले ले, तो उसमें हमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये था यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, और आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में। क्या कहा है यहाँ पर कि डिफरेंस बताना है आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए इसको सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनमें 2 सेल्स जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। कौन कौन से सेल? एक तो होता है एन और दूसरा सेल होता है यहाँ पर n-1। ये 2 सेल्स यहाँ पर ऐसे रहते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना इनमें 3 सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एन, दूसरा यहाँ पर n-1 और तीसरा सेल होता है यहाँ पर n-2। इस टाइप से यहाँ पर 3 सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। जो पेनल्टीमेट सेल है डी ऑर्बिटल का उसमें एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल में एंटर करता है। यहाँ पर पेनल्टीमेट में एंटर करता है और यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट जो सेल है जो कि n-2 है उसमें एंटर करता है। और यहाँ पर किस में एंटर कर रहा था? डी ऑर्बिटल का जो पेनल्टीमेट सेल है उसमें एंटर कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन नेचर। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो हमारे नेचर में अवेलेबल है। जबकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो बहुत ही रेयर है, यानी कि बहुत कम मिलते हैं हमें नेचर में। देयरफॉर दे आर नॉन एज रेयर अर्थ एलिमेंट। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट भी इन्हें हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो क्या शो करते हैं? यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जबकि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन ये भी शो करते हैं। दिस एलिमेंट्स आल्सो एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना ये डिफरेंस के अंतर्गत नहीं आता, ये केवल कंपैरिजन के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। यानी कि ये एक टाइप की सिमिलरिटी है दोनों ही डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 6 पॉइंट में कहा है दिस एलिमेंट्स आर स्टेबल। ये जो एलिमेंट है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर लेस स्टेबल एंड मैन आगे क्या कहा है? मैनी आर रेडियो एक्टिव। यहाँ पर जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो थोड़े कम स्टेबल होते हैं और बहुत सारे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना ये तो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। रेडियो एक्टिव नेचर के है मीन्स क्या है? ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस को एग्जिबिट करते हैं। यानी कि ये स्वतः ही अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन अपने अंदर से निकालते रहते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये फिर टूट जाते हैं यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, जबकि ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी अधिक स्टेबल होते हैं।
तो यहाँ पर थे हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।